रीट की परीक्षा देने वाले मेरे सभी साथियों को मेरा नमस्कार। मैं आपका जगबीर गुरुजी आपके लिए एक वीडियो और लेके आया हूँ RTE से संबंधित राइट टू एजुकेशन 2009। इस वीडियो को अगर आप ध्यान से देखें तो इसमें से 1-2 प्रश्न ज़रूर आएंगे। अगर प्रश्न नहीं आए तो आपकी अवधारणा स्पष्ट ज़रूर होगी, लेकिन इतना याद रखो कि इसमें बहुत से प्रश्न मैं ऐसे छांट के लेके आया हूँ जो आपके माइंड को ज़रूर ताज़ा करेंगे। अब सीखने वाली बात यह है कि जो प्रश्न हैं उनके ऑप्शंस मैंने खुद ने बनाए हैं और आप उन पर थोड़ा अपना खुद का तर्क भी लगाना और फिर उस प्रश्नों को हल करने की कोशिश करना। मैं आपके साथ हूँ जवाब देने के लिए। ये वीडियो पसंद आए तो लाइक करना, सब्सक्राइब करना और अपने साथियों को शेयर भी करना। मेरे साथ बने रहिए। आज का पहला प्रश्न ये है, प्रश्न बताने से पहले एक बात और बताता हूँ कि मेरी सभी वीडियो देखने के लिए नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ देखना चाहो तो देख सकते हो। अन्य सभी वीडियो हैं वो डिस्क्रिप्शन में लिंक में है। पहला सवाल, RTE की धारा 2 में प्रयुक्त शब्दावली में निम्नलिखित में से कौन सा एक सही संबंधित नहीं है। अब RTE की धारा 2 है तो उस दूसरी धारा में कुछ शब्द हैं, उससे संबंधित उनकी व्याख्या दी हुई है इस विस्तार से। तो इसमें से कौन सी ऐसी शब्दावली है जो उस धारा 2 में नहीं है। पहला ऑप्शन है समुचित सरकार को समझा रखा है इन्होंने कि केंद्र और राज्य सरकार होती हैं। दूसरा स्थानीय सरकार, नगरपालिका, ग्राम पंचायत या जिला परिषद। तीसरा अनुवीक्षण प्रक्रिया यानी निगरानी दल। और चौथा दुर्बल वर्ग को समझाया गया है। तो दुर्बल वर्ग को बताया गया है कि BPL परिवारों के बालक हैं उन्हीं को दुर्बल वर्ग की श्रेणी में लिया गया है। तो इसमें से जो 4 ऑप्शन है इसमें से कौन सा ऑप्शन है वो RTE की धारा 2 में नहीं है। यानी RTE की धारा 2 में कुछ शब्दावली दी हुई है, क्योंकि जहाँ जहाँ शब्दावली में इन शब्दों का प्रयोग करेंगे तो उनको ये समझा जाए कि समुचित सरकार का जहाँ भी नाम आएगा पूरे RTE की धारा में तो केंद्र और राज्य सरकार हैं और ये समझा जाए। दूसरा स्थानीय सरकार जहाँ भी बोला जाएगा उसको नगरपालिका, ग्राम पंचायत और जिला परिषद मानी जाए। तो इस तरीके से शब्दावली में कुछ शब्द दिए हैं, उनको विस्तार से इन्होंने समझाया है, तो धारा 2 में समझाया हुआ है। तो इनमें से एक ऑप्शन ऐसा है जो धारा 2 में नहीं है। उत्तर नंबर 3 है अनुवीक्षण प्रक्रिया, जिसको बोलते हैं प्रवेश प्रक्रिया। अब अनुवीक्षण प्रक्रिया जहाँ भी लिखी होगी वहाँ पर उसको प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित प्रावधान समझे जाएंगे, क्योंकि अनुवीक्षण प्रक्रिया है उसको हमने ऑप्शन में निगरानी दल दिखा रखा है, जबकि अनुवीक्षण प्रक्रिया वास्तव में प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित शब्दावली है, निगरानी दल से संबंधित नहीं है। इसमें एक वंचित वर्ग भी दिखा हुआ है, जो दिखाया है इसमें वंचित वर्ग किसको बोलेंगे, ऐसे बालक जो क्षेत्र, धर्म, जाति और भाषा के कारण जो वंचित रह गए वो दुर्बल वर्ग या वंचित वर्ग से माना जाएगा RTE के अनुसार। तीसरा स्थानीय निकाय। अब स्थानीय निकाय से तात्पर्य यह होगा कि इससे तात्पर्य नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत से है। जहाँ भी स्थानीय निकाय की शब्दावली का प्रयोग किया जाएगा RTE में तो वहाँ पर उसका मतलब यह है कि वहाँ नगर निगम, जिला परिषद, पंचायत समिति और ग्राम पंचायत माना जाए। चौथा है केंद्र समुचित सरकार, किसको माना जाएगा, केंद्र सरकार और राज्य सरकारों को। पाँचवा दुर्बल वर्ग किसको माना जाएगा, जो BPL परिवार हैं, परिवारों के बालक हैं उनको दुर्बल वर्ग माना जाएगा। तो ये शब्दावली है जो हमारे ऑप्शन में दी हुई हैं। ये जो शब्दावली ऑप्शन में दी हुई हैं उनको हमने विस्तार से भी देख लिया। तो मेरे हिसाब से ये चीज़ आपको क्लियर होगी कि समुचित सरकार किसको कहा जाता है, स्थानीय सरकार कहा जाता है, अनुवीक्षण प्रक्रिया है वो निगरानी दल न होकर के प्रवेश प्रक्रिया से संबंधित है, और दुर्बल वर्ग BPL परिवारों के बालकों को बोला जाता है। बाकी ऑप्शन सही हैं। 3 नंबर ऑप्शन है वो RTE की धारा 2 में नहीं है।
प्रश्न नंबर 2, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा के अंतर्गत बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान उल्लेखित है? अब यहाँ पर शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 है, उसमें एक ऐसी धारा है, उस धारा के अंदर बालक के लिए निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान दिया हुआ है कि 6 से 14 साल के बालक को जो शिक्षा दी जाएगी वो निःशुल्क होगी और अनिवार्य होगी, यानी हर बच्चे को शिक्षा देना आरटी के तहत प्रावधान किया गया है। अब वो कौन सी धारा में दिया हुआ है? तो पहला ऑप्शन में धारा 1, दूसरे ऑप्शन में धारा 2, तीसरे ऑप्शन में धारा 3 और चौथे ऑप्शन में धारा 4 दिया हुआ है। यानी आरटी की जो ये नीचे 4 धाराएँ दी हुई हैं, इन 4 धाराओं में से कौन से में ये प्रावधान है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा बालक को दी जाएगी? तो उत्तर नंबर 3 यानी धारा 3, यानी आरटी की तीसरी धारा में ये उल्लेख है कि प्रारंभिक शिक्षा से संबंधित है। आरटीई के अंतर्गत 6 से 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को प्रारंभिक शिक्षा पूरी होने तक किसी आसपास के विद्यालय में निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार होगा। अब मैं ये कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ये धारा 3 नंबर क्लियर हो जानी चाहिए कि जो धारा 3 है उसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा दी हुई है कि हर बालक को शिक्षा 6 से 14 वर्ष के बालक को निःशुल्क दी जाएगी। जो भारत का नागरिक है, जो भारत का नागरिक की जिस परिभाषा में जिस बालक आता है उसको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दी जाएगी। ये आरटी की धारा 3 में साफ साफ अंकित है। तो हमारा ऑप्शन धारा 3 आएगा इसमें हमारा उत्तर कि इसमें निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का प्रावधान है। तीसरा प्रश्न है, शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित समिति है। अब एक ऐसी समिति है जो शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2 से संबंधित है, वो कौन सी है? तो पहला ऑप्शन प्रोफेसर यशपाल समिति, दूसरा ऑप्शन है प्रोफेसर खेरमा लिंगदोह समिति, तीसरा प्रोफेसर अनिल बोरदिया समिति, चौथा है प्रोफेसर आर टाकोले समिति। अब ये समितियाँ समय समय पर शिक्षा में सुधार हेतु बनती हैं या बनाई जाती हैं और वो अपनी रिपोर्ट सरकार को पेश करते हैं। सरकार उनमें से उस आवश्यक संशोधन या संपूर्ण रिपोर्ट को ग्रहण कर लेती है और शिक्षा में सुधार के लिए तमाम उपाय करते हैं। तो एक ऐसी समिति जिसने आरटीई 2009 के तहत कोई अपनी अभिशंसा की थी, तो वो कौन सी समिति है? तो अलग अलग समितियां हैं और वो सारी की सारी हैं ये शिक्षा के अधिकार से शिक्षा से संबंधित है, लेकिन शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 से संबंधित कौन सी समिति है उसके बारे में पूछा है। तो आपने अपना अंदाज़ा लगा लिया होगा। फिर भी हम तथ्यों को देख लेते हैं कि उत्तर नंबर हमारा 3 है, यानी धारा 7। आप देखो इसमें दिया हुआ है 7वीं धारा में दिया है वित्तीय अनुपात। केंद्र और राज्य सरकारों का कितना कितना भाग होगा। 11वीं पंचवर्षीय योजना में 55:45, 12वीं पंचवर्षीय योजना में 65:35 और फिर वित्तीय अनुपात से संबंधित एक अनिल बोरदिया कमेटी बनी थी, वो जिसने ये अनुशंसा की थी कि 68:32, यानी इस अनुपात में वित्तीय अनुपात को का भार है वो वहन करेंगी, यानी 68% राशि केंद्र सरकार और 32% राशि राज्य सरकार वहन करेगी आरटीई के तहत शिक्षा में। यानी कहने का मतलब 100 रुपये में से 68 रुपये केंद्र सरकार देगी, 32 रुपये राज्य सरकार देगी, जो भी खर्चा आएगा उसका। तो आरटीई की धारा 7 में ये साफ साफ दिया हुआ है कि अनिल बोरदिया कमेटी बनी थी और वो वित्तीय अनुपात से संबंधित बनी थी कि भाई कितना कितना खर्चा कौन दोनों सरकारों में से कौन कौन वहन करे। तो 11वीं पंचवर्षीय योजना में तो 55% केंद्र सरकार, 45% राज्य सरकार। फिर 12वीं पंचवर्षीय योजना में भी 65% केंद्र सरकार और 35% राज्य सरकार। फिर अनिल बोरदिया कमेटी आई, उसने बताया कि 68% केंद्र सरकार वहन करेगी और 32% राज्य सरकार करेगी। तो कहने का मतलब इसमें है कि अनिल बोरदिया कमेटी ही आरटीई के अधिकार अधिनियम 2009 में अपनी रिपोर्ट पेश की थी। तो हमारा ऑप्शन नंबर 3 प्रोफेसर अनिल बोरदिया समिति है, वो ही सही उत्तर है।
अब मैं आपको बता दूं कि हमारा ये तीसरा प्रश्न हल हो गया होगा सर मेरे हिसाब से आपको, कि अनिल बोरदिया समिति है वो शिक्षा के अधिकार अधिनियम से संबंधित है। तो अच्छा, फिर अन्य शिक्षक समितियां भी दी हुई हैं, लेकिन वो आरटी से संबंधित नहीं हैं तो शैक्षिक समितियां ही। प्रोफेसर खेरमाल लिंगदो समिति 1994 में बनी थी। पत्राचार बीएड अवधि 14 महीने तक की गई। यानी 1994 में खेरमाल लिंगदो समिति ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी और उसने बीएड की जो अवधि है वो 14 महीने की तय करके बताई थी। फिर है प्रोफेसर आर टकवाले समिति 1995 में, इसने सेवारत अध्यापकों हेतु पत्राचार से बीएड करने की अभिशंसा की थी। फिर है प्रोफेसर यशपाल समिति 1992 में, जिसने बोझ मुक्त शिक्षा की संकल्पना प्रस्तुत की थी। यहाँ मैं फिर से आ रहा हूँ अनिल बोरदिया समिति, जो आरटी से संबंधित है। बाकी की समितियों के बारे में हमने गौर से देख लिया। अब हमारा चौथा नंबर प्रश्न है अनुज गुप्ता, आयु 10 वर्ष है, अपने पिता के साथ विद्यालय में प्रवेश लेने हेतु आता है, जबकि वह पहले कभी स्कूल नहीं गया है। आरटीई नियमों के अनुसार उसे विद्यालय में किस कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा? अब हमारे पास ऑप्शन है कक्षा 1 में, कक्षा 2 में, तीसरा ऑप्शन है टेस्ट लेकर रिजल्ट के आधार पर प्रवेश दिया जाएगा, चौथा ऑप्शन है कक्षा 5 में। अब भाई आरटी के तहत प्रावधान किए गए हैं। अब वो प्रावधान में के तहत उस एक बालक है कि अनुज गुप्ता नाम है उसका, जो जिसकी आयु 10 वर्ष है, अपने पिता के साथ विद्यालय में आ गया और उसको एडमिशन देना है। तो कौन सी कक्षा में एडमिशन दिया जाएगा आरटी के नियमों के तहत? ये नहीं है कि भाई उसको आते पहली क्लास में बिठा दिया या दूसरी क्लास में बिठा दिया गया। पहले गुरुजी नाम लिख देते थे, गिनती पाठ्य पूछ लेते थे, अपनी इच्छा से किसी भी कक्षा में बिठा देते थे। कई बार क्या करते थे, उसको प्रमोट भी कर देते थे। आजकल आरटी के तहत नियम बनाए हुए हैं, उन नियमों से हट के हम कुछ नहीं कर सकते। और इसमें ऑप्शन दिए हुए हैं 4। इन 4 ऑप्शनों में हम आपको बताऊं कि आप अपना अंदाज़ा लगा दो। अब मैं तथ्यों की ओर लेके चलता हूं आपको, तब तक आप अपना गैस कर लो, कक्षा 1 में है या 2 में है, टेस्ट लेकर रिजल्ट के आधार पर है या कक्षा 5 में। उत्तर नंबर 4 यानी धारा 4 में ड्रॉप आउट बालक के बारे में दिया हुआ कि जो बालक घर पर ही अध्ययन करता है और 8-10 साल बाद में जब वो विद्यालय में आता है प्रवेश करने के लिए, तो उसको कौन सी कक्षा में दी जाएगा? तो ड्रॉप आउट मतलब यदि कोई विद्यार्थी विद्यालय बीच में छोड़कर चला जाता है तो उसे ड्रॉप आउट विद्यार्थी कहा जाता है। ऐसे विद्यार्थियों को पुनः प्रवेश की स्थिति में उनकी आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। कहने का मतलब आयु के आधार पर। अब आयु के अनुसार कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा तो आपको साफ साफ अंदाज़ा लगा लो कि छठी कक्षा में जब बच्चा बालक 6 साल का जब होता है तो पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा, 7 साल का हो जाता है तो दूसरी में, 8 साल का होता है तो तीसरी में, और 9 साल का होता है तो चौथी में, 10 साल का होता है तो 5वीं कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। ये उसको आयु के आधार पर दिया जाएगा। और ये तय कर लो कि जब बालक घर पर अध्ययन करके, यानी जो बच्चा 6 साल का है जिसने प्रवेश नहीं लिया कहीं भी विद्यालय में, वो ड्रॉप आउट बालक की श्रेणी में आ जाता है। और वो बालक जब भी विद्यालय में 14 वर्ष से पहले जब कभी उसको अध्ययन करने के लिए विद्यालय में जोड़ा जाएगा तो उसकी आयु के अनुरूप उसको कक्षा में प्रवेश दिया जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि चौथे ऑप्शन में कक्षा 5 में उसको प्रवेश दिया जाएगा। साथियों, ये कन्फर्म हो गई कि उसको जब बालक 6 साल का है तो उसको पहली कक्षा में प्रवेश दिया जाता है, तो जब 10 साल का होता है तो उसको 5वीं कक्षा में प्रवेश मिलेगा। अब 5वां प्रश्न है आरटीई की किस धारा में प्रावधान है कि इच्छुक विद्यार्थी को टीसी अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इस संबंध में उससे किसी तरह का सवाल नहीं किया जाएगा? पहला ऑप्शन है धारा 4 में, दूसरा ऑप्शन है धारा 5 में, तीसरा ऑप्शन है धारा 6 में और चौथा ऑप्शन है धारा 7 में। अब प्रश्न को अच्छी तरह से समझ लो
कि आरटी में बहुत सी धाराएं हैं। एक ऐसी धारा है जिसमें ये प्रावधान है कि जो बालक टीसी लेने के लिए विद्यालय में आता है तो उसको टीसी अनिवार्य रूप से दी जाएगी और इस संबंध में उससे किसी तरह का सवाल नहीं किया जाएगा। अब यह तो बहुत स्ट्रिक्ट बात हो गई, उसको मना भी नहीं कर सकते बालक को, टीसी भी ज़रूरी है और उससे ये भी सवाल नहीं कर सकते भाई टीसी क्यों कटवा रहा है, ये भी नहीं पूछ सकते। तो ये एक धारा है, उसमें उल्लेख किया गया है। वो कौन सी धारा है, चलो उस तथ्यों को लेकर चलता हूँ। पहले अब अपना गेस कर लो कि धारा 4 में है, 5 में है, 6 में है, 7 में है। उत्तर नंबर 2 धारा 5 में। धारा 5 में दिया हुआ है कि स्थानांतरण प्रमाण पत्र यानी ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट। आरटी की धारा 5 में ये साफ साफ दिया हुआ है कि यदि विद्यार्थी किसी अन्य विद्यालय में प्रवेश लेता है और लेने का इच्छुक है तो उसे तुरंत रूप से टीसी प्रदान की जाएगी, जिसके लिए कोई भी प्रश्न नहीं पूछा जाएगा। ये धारा 5 में दी हुई है। अब ये टीसी से संबंधित धारा 5, जिसमें बालक को ज़रूर टीसी देनी ज़रूरी भी है और वो मना भी नहीं कर सकते गुरुजी उसको। तो हमारा ऑप्शन यहाँ पर है, दूसरा जो ऑप्शन है वो सही है, धारा 5। प्रश्न नंबर 6, आरटी की धारा 6 के प्रावधान के अनुसार बालक के आवास की कितने किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य है। यानी कहने का मतलब जो आरटी की धारा 6, अब 5 में तो आपने देख लिया कि वो टीसी से संबंधित है, टीसी ज़रूरी है। धारा 6 में बालक के आवास के कितने किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की व्यवस्था अनिवार्य है। अब यहाँ एक चीज़ छूट गई प्रश्न में, मैं आपको बता दूँ कि उसमें कक्षा 1 से 5 के लिए अलग है और कक्षा 6 से 8 के लिए अलग है। तो प्रश्न में कक्षा स्पेशलिटी नहीं दे रखी है कि कक्षा 6 से 8 के बारे में पूछा है या कक्षा 1 से 5 के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर पहले तथ्यों की ओर लेकर चलते हैं, फिर आप दोनों बातें समझ जाओगे। ठीक है, प्रश्न में थोड़ी सी मिस्टेक हो गई तो इसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि कई बार हम जब टाइप करता हूँ तो टाइप करते समय कुछ चीज़ें छूट जाती हैं, तो मैं आपको बताते चलूँगा। वैसे भी हम तथ्यों को देख लेते हैं, फिर प्रश्न क्लियर हो जाएगा। अध्याय 3 में समुचित सरकार स्थानीय निकाय अभिभावकों के कर्तव्य वर्णित हैं। इसमें धारा 6 से 11 का उल्लेख है अध्याय 3 में, जिसमें धारा 6 में विद्यालय की स्थापना और दूरी दी हुई है। तो इसमें आरटी के अकॉर्डिंग कक्षा 1 से 5 तक जो बालक पढ़ता है उसके लिए 1 किलोमीटर की परिधि में उसके लिए विद्यालय होना ज़रूरी है। यानी ये सरकार की जिम्मेदारी है कि 1 से 5 के बालकों के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में उसको विद्यालय खोल के देना ज़रूरी है। अगर 1 से 5 कक्षा के लिए 1 किलोमीटर की परिधि में कोई विद्यालय नहीं है तो उसको ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत यात्रा भत्ता दिया जाएगा। ऐसे ही कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर की परिधि में विद्यालय की स्थापना राज्य सरकार अवश्य करेगी। कक्षा 6 से 8 में जो बालक पढ़ते हैं उनके लिए 2 किलोमीटर के अंदर उनको विद्यालय खोल के देना ज़रूरी है। ये जिम्मेदारी सरकार की है। अगर 2 किलोमीटर की दूरी से कोई बालक आता है तो उसको सरकार ट्रांसपोर्ट वाउचर के तहत यात्रा भत्ता देगी, देना ही पड़ेगा उसको। तो यहाँ पर हमारा प्रश्न कक्षा 1 से 5 या 6 से 8 से संबंधित होना चाहिए था। तो दोनों चीज़ें देख लो, कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर। तो यहाँ पर हमारे पास कक्षा 1 से 5 और 6 से 8 तो दे नहीं रखी,
तो 1 से 5 अगर मानते हैं तो पहला ऑप्शन आएगा अधिकतम 1 किलोमीटर। अगर कक्षा 6 से 8 अगर प्रश्न में दिया होता तो इसमें दूसरा ऑप्शन आता अधिकतम दूरी 2 किलोमीटर। तो ये बात आपको क्लियर हो जानी चाहिए कि कक्षा 1 से 5 के लिए 1 किलोमीटर की परिधि है, कक्षा 6 से 8 के लिए 2 किलोमीटर। तो जो भी प्रश्न आएगा परीक्षा में उसमें कक्षा ज़रूर दी जाएगी। इस प्रश्न में तो नहीं दी हुई है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। प्रश्न नंबर 7, शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 की किस धारा में बालक के अभिभावकों के कर्तव्यों का उल्लेख है? अब देखो भाई, बालक के लिए समाज के भी दायित्व हैं, अभिभावक के भी दायित्व हैं, विद्यालय के भी दायित्व हैं, शिक्षक के भी दायित्व हैं। उन दायित्वों को अलग अलग धारा में पिरो के रखा है, अलग अलग धाराओं में उनका उल्लेख किया गया है। तो अभिभावकों का जो कर्तव्य है, यानी माता पिता, बच्चे के माता पिता या संरक्षक का क्या क्या कर्तव्य है बालक के प्रति, यानी उनको क्या क्या जिम्मेदारी है, ये शिक्षा के अधिकार अधिनियम 2009 में स्पष्ट रूप से उल्लेखित कर दी। तो कौन सी धारा है? अब ये धारा 8 में है या धारा 9 में है या धारा 10 में है, धारा 12 में है? 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, कौन सी धारा में अभिभावकों के कर्तव्यों का उल्लेख है वो देख लेते हैं। उत्तर नंबर 3 यानी तीसरा ऑप्शन हमारा सही है। उत्तर 3 में धारा 10 दी हुई है। धारा 10 में साफ साफ दिया हुआ है अभिभावकों के कर्तव्य। अभिभावकों के ये कर्तव्य होंगे कि वे अपने बच्चों को स्कूल भेजें, ये उनकी ड्यूटी है, ताकि उनके बालक बालिकाएं मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा प्राप्त कर सकें। अब साथियों, माँ बाप के भी कर्तव्य बना दिए हैं आरटी ने। तो धारा 10 के तहत आपको भी, इनमें कईयों की शादी हो गई है तो वो भी अपने बच्चों के प्रति जिम्मेदार हो जाएं कि उनको भी आरटी ने कर्तव्य दे रखे हैं। और कईयों की शादी होने वाली है तो वो भी ध्यान रखें कि जब उनके बच्चे होंगे तो उनके प्रति भी आरटी ने धारा 10 के तहत अभी उनके कर्तव्य बना दिए हैं। और वो कर्तव्य क्या है कि बच्चों को स्कूल ज़रूर भेजें। तो हमारा इसमें ऑप्शन धारा 10 वाला ऑप्शन नंबर 3 सही है। तो ये धारा 10 भी आपको याद हो जाएगी। अब याद नहीं होगी तो जब शादी करने के बाद जब बालक होंगे तब आपको ये धारा 10 याद आएगी कि इस धारा 10 में भी कर्तव्य हैं बच्चों के प्रति। अगर आपने किसी बच्चे को 5-7 साल का होने के बाद में भी प्रवेश नहीं दिलाया तो जो आस पड़ोस के विद्यालयों के गुरुजी हैं वो आपको आपकी धारा 10 याद दिला देंगे कि आपकी जिम्मेदारी है अपने बच्चों को विद्यालय में डालें। प्रश्न नंबर 8, आरटी की किन 2 धाराओं को बालक की दृष्टि से स्वर्ग है माना गया है और स्वर्ण धाराएं कहलाती हैं? आरटी में 2 धाराएं हैं, वो 2 धाराएं बालक के कुछ ज़्यादा हित में हैं, इसीलिए बालक की दृष्टि से उनको स्वर्ग माना गया। यानी बालकों को वो 2 धाराएं बहुत पसंद हैं, बहुत अच्छी लगती हैं और वो सोने जैसी लगती हैं। मन्नत नहीं लगा है कोई फैल पास में संबंधित लगी है धारा, और के डंडा मारना संबंधित टब्बर न और क्या अच्छा लगे भाई कि टब्बर न मारे जो नहीं जा फैल नहीं करे जा। तो 2 धारा हैं, वह धारा कौन सी धारा हैं जो बालक ने बहुत अच्छे लगे, यानी बालक की दृष्टि से स्वर्ग हैं और स्वर्ण धाराएँ कहलाती हैं, सोने जैसी गोल्डन धाराएँ। तो पहला ऑप्शन में धारा 12 और 13 है, दूसरा ऑप्शन धारा 14 और 15 है, तीसरा ऑप्शन धारा 15 और 16 है और चौथा ऑप्शन धाराएँ 16 और 17 है। तो उत्तर 4 में वही बात आ गई, धारा 16 है। इसमें किसी भी बालक को फेल नहीं किया जाएगा और निष्कासित नहीं किया जाएगा, यानी विद्यालय से निष्कासित नहीं किया जाएगा। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को ना तो फेल किया जा सकेगा और ना ही किसी कारण से विद्यालय से बाहर निकाला जा सकेगा। बस धारा 16 बढ़िया इलाज कर दियो, टब्बर भी यही चाहा कि माने फेल नहीं करे जा और माने स्कूल नहीं काटे जा, जिससे देना स्कूल में हो जिससे देना मत आओ, लेकिन उन्हें टीसी काट के अपन बात टब्बर ने बाहर न काट सका। यानी ये धारा 16 है वो बच्चों को तो बहुत फ़ायदेमंद है भाई। तो धारा 16 ने हल कर दिया। अब एक धारा और है 17, शारीरिक दंड व मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध।
प्रतिशत ने प्रतिबंध लगा दिया, मना कर दिया कि किसी प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को शारीरिक और मानसिक रूप से दंडित नहीं किया जाएगा और न ही अपमानजनक शब्दों से सूचित किया जाएगा। यानी धारा 17 ने बताया है कि कोई डंडो नहीं मारे जा, उन्हें गधो, बेवकूफ़, मूर्ख यो भी नहीं करे जा, यानी दंड भी नहीं दिया जा। तो शारीरिक दंड और मानसिक उत्पीड़न का प्रतिषेध धारा 17 में दिया है। प्रारंभिक शिक्षा के अंतर्गत किसी भी विद्यार्थी को दंड नहीं दिया जा सकता। तो धारा 16 और 17 तो मौज कर दी टाबरा के, दोनों धारा न फैल कर सका और न उन्हें कोट सका। भाई मैं तो बहुत कुटेड़ा हाँ गुरु जी को, या धारा 17 पहले कट गई, मानो कुट के बता दिया। तो धारा 16 और धारा 17 ये दोनों ही धाराएं बालक की दृष्टि से स्वर्ग हैं और स्वर्ण कहलाती हैं। साथियों, मज़े की बात तो यह है कि यह धारा मैं तो पिट लिया और मैं मास्टर बन गया, फन बॉय बदलो मैं कौन काट सका। तो चलो अच्छी बात है, ये नए ज़माने के हिसाब से है। हमें कोई बदलाव नहीं लेना है तो मजाक की बात है। हम तो चाहते हैं कि बालक पढ़े और सेंसिटिव तरीके से पढ़े, और ये सही भी है। मैंने तो खुद यूज़ में लेके देखे हैं तरीके कि बच्चे के साथ हम संवेदनशीलता से रहेंगे तो दंड और इनकी ज़रूरत ही नहीं पड़ती। बालक बहुत रुचि से विद्यालय में आएगा और ये बहुत अच्छी धाराएं हैं, स्वर्ग कहलाती हैं। सच मायने में स्वर्ग हैं भी, कि बालक की रुचि और बालक की अभिरुचि को पहचान करके उसके लिए अध्ययन की व्यवस्था की जाए। नोट: धारा 16 और 17 को बालकों हेतु स्वर्ग अथवा स्वर्ण धाराएं कहा जाता है, ये हमने जान लिया है। तो ये सब ऐसे ही हैं कि जैसे बालक के हर वर्ग के लिए एक स्वर्ण युग होता है, स्वर्गीय आनंद जैसा होता है, और स्वर्णिम धाराएं होती हैं। तो जैसे भारतीय संविधान में कुछ स्वर्णिम धाराएं दे रखी हैं, ऐसे ही आरटी में भी है 2 धाराएं ऐसी हैं जो बालक के लिए स्वर्णिम धाराएं हैं, 16 और 17। प्रश्न नंबर 9, आरटी के प्रावधानों के अनुसार एसएमसी में कितने प्रतिशत महिलाएं होनी आवश्यक है? 50%, 27%, 75% या 60%? तो मेरे हिसाब तो भाई क्या करें, अर्धांगिनी हो या आधी आबादी बोल रहे हैं महिला, तो आधी के हिसाब 50% होना चाहिए। बाकी और आरटी जाने के नियम बनाया है, आरटी की धाराओं को देख लेते हैं। उत्तर पहला, जिसमें धारा 21 में एसएमसी, धारा 21 के तहत एसएमसी का गठन किया जाता है। उसमें प्रत्येक विद्यालय में विद्यालय प्रबंध समिति का गठन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। इसमें सदस्यों की संख्या 15 होती है। इन 15 सदस्यों में से 11 सदस्य यानी 75% अभिभावक प्रतिनिधियों का होना आवश्यक है, और 15 सदस्यों में से 50% यानी 7 महिला सदस्य हेतु सुनिश्चित किया गया है। मक्का होना भाई होगी आधी महिलाएं, 50% आरक्षण तो देखो होना ही चाहिए, कम से कम है। वो यहाँ तो ज़्यादा भी ले सके हैं, महिला ज़्यादा भी हो सके हैं, लेकिन कम से कम 50% तो आरक्षण है। यानी 15 सदस्य टोटल हैं, उनमें से 50% का मतलब 7.5 हुआ, लेकिन 7% महिला हैं। तो मेरी स्कूल में भी हैं, 7 में ज़्यादा ही हैं, क्योंकि माना ध्यान है भाई 50% महिला होनी ज़रूरी है। ये आरटी में तो कर दिया, शिक्षा में तो संसद में और कर दिया तो मौज हो जा। संसद में बेचारे नाटक वो कानून नटका रखा है, क्योंकि नेता तो बड़ा छाना हुआ ना, आपका फ़ायदा के लिए कौन कर रहा है। बाकी ये अच्छी बात है 50% महिला सदस्य हैं, क्योंकि विद्यालय में, सरकारी विद्यालय में या प्राइवेट विद्यालय, कोई विद्यालय, उसमें बालिका अध्ययन के लिए खूब आती हैं। हमारे देश में बालिका शिक्षा के प्रति बहुत
अच्छी पहल हुई हैं। तो इसीलिए एसएमसी जो विद्यालय की मैनेजमेंट कमेटी है, जो विद्यालय की जान बनी हुई है, विद्यालय की सब कुछ आजकल रीढ़ की हड्डी बनी हुई है, तो उसमें भी 50% महिलाएं होनी ज़रूरी है। तो जो पहला ऑप्शन है 50% वाला वो सही है। 15 सदस्य टोटल होते हैं एसएमसी में, 15 में से 11 अभिभावक होने ज़रूरी हैं और 50% महिलाएं होनी आवश्यक हैं। ये पहला ऑप्शन हमारा सही है। फिर है प्रश्न नंबर 10, आरटीई की किस धारा में शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता का मानदंड निर्धारित किया गया है? यानी शिक्षकों की जब नियुक्ति की जाएगी विद्यालय में तो पात्रता क्या होगी, मानदंड क्या होगा भाई, वो कितनी कक्षा पास करने के बाद में, कौन सी ट्रेनिंग करने के बाद में वो शिक्षक बनेगा, इसका प्रावधान क्या है आरटीई में। लेकिन आरटीई में कहाँ से कर रखा है, शुरू में कर रखा है, बीच में कर रखा है, आखिर में कर रखा है, यानी कौन सी धारा में कर रखा है, धारा 23 में है या धारा 28 में है या धारा 32 में है या धारा 34 में है, कौन सी में उल्लेख किया गया? तो उत्तर नंबर 1 धारा 23। शिक्षकों की नियुक्ति हेतु पात्रता, केवल उन्हीं शिक्षकों को नियुक्ति हेतु पात्र माना जाएगा जिनके पास न्यूनतम शैक्षणिक योग्यताएं हैं। अब साथियों 23 नंबर की धारा आपने सारी जो रीट की परीक्षा है बनना बहुत ज़रूरी है कि रीट की परीक्षा है वह धारा 23 के अकॉर्डिंग ही ली जाए, क्योंकि धारा 23 में ही यह साफ साफ उल्लेखित है कि शिक्षकों की नियुक्ति के लिए पात्रता ज़रूरी है। तो यह पात्रता रीट की जो पात्रता है वह रीट की पात्रता धारा 23 के ऊपर बेस्ड है। ठीक है जी। अब मैं आपसे इजाज़त लेने से पहले एक बात बता दूं, मेरी वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, उसमें मेरी सभी वीडियो देख सकते हो। आपका जगबीर गुरुजी साथ रहेगा आपके समय समय पर, और जहाँ कहीं आपको कुछ लगे कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करना। जय हिंद दोस्तों।